दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र, एलटी ग्रेड, दिल्ली अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता परीक्षा और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों से संबंधित है। इसमें प्रश्न है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया था? नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाटो, यूएन या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएन। दोस्तों विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा को उपयोगी बनाने का उद्देश्य का पहला प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया और इसी दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का एक उदाहरण है? रक्षा विभाग, गृह विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय या लोक निर्माण विभाग? तो दोस्तों लोक निर्माण विभाग जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये सहायक एजेंसी का उदाहरण है और प्रशासनिक संगठन में 3 प्रकार की एजेंसी शामिल होती हैं, आप जानते हैं। पहला है रेखा सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, दूसरा है स्टाफ रेखा एजेंसियों या लाइन एजेंसियों की उनकी गतिविधियों को सलाह देने के लिए, और तीसरा है सहायक एजेंसी जो लाइन एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्था सेवा देने के लिए होती है। तो देखिए, लाइन, स्टाफ और सहायक लाइन एजेंसी होती हैं। तो इसमें लोक निर्माण विभाग या पब्लिक पीडब्ल्यूडी जिसको हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, ये सहायक एजेंसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही शब्द जिसको इंग्लिश में हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, आपसे पूछा गया है कि नौकरशाही शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में मैक्स वेबर और विंसेंट डी गोर्ने दोनों ही दिया होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा विंसेंट डी गोर्ने। दोस्तों नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गोर्ने ने 18वीं शताब्दी में किया था और इस शब्द को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है ये फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिखने की मेज या कार्यालय द्वारा प्रबंध। लेकिन दोस्तों विंसेंट डी गोर्ने ने नौकरशाही शब्द को नकारात्मक अर्थ में लिया था और नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहले विशद और वैज्ञानिक वर्णन मैक्स वेबर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंतरिक संचार हो सकता है केवल ऊर्ध्वगामी, केवल अधोगामी, केवल ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी, या ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और आर पार? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, आंतरिक संचार ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और आर पार सभी प्रकार पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सही उत्तर है बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था और इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने के लिए 11 संकेतक या मापदंडों का विकास किया था, जिनमें से 4 संकेतक आर्थिक तौर पर थे। तो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में किया गया था। आपके लिए प्रश्न है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, BS शेखावत या फखरुद्दीन अली अहमद? दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, जबकि अन्य देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे अपने, डॉक्टर जाकिर हुसैन और भैरव सिंह शेखावत ये हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसे जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति में समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है?
ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, संसद, न्यायाधिकरण या भारत के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है और वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श पर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखानुदान का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है लेखानुदान का अर्थ होता है कि यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ हो तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति जो है दोस्तों उसे लेखानुदान कहते हैं। दोस्तों, सरकार को नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व विभिन्न कार्यों के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, इससे निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को ये शक्ति दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का संविधान मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है किस संशोधन अधिनियम के तहत? तो सही उत्तर है 91वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों, 91st जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, उसके द्वारा मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है और प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा प्रावधान संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, यह है निम्नलिखित में से कौन एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आप जानते हैं राज्यसभा। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और इस संबंध में वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान कार्य करता है और राज्यसभा की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है, यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, होता समिति या होता कमेटी, तो दोस्तों पीसी होता कमेटी ये सिविल सेवा में सुधार के लिए स्थापित की गई थी या गठित की गई थी, तो 1 का 2 हो जाएगा। संथानम समिति ये भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और यशपाल कमेटी रिपोर्ट उच्च शिक्षा में सुधार से संबंधित है। तो देखिए क्रम हो जाएगा आपका 2, 3, 1 और 4। तो देखिए 2, 3, 1, 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया है? सही उत्तर है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था के बारे में जो सौदेबाजी का संघ मॉरिस जोन्स ने कहा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। केसी वियर ने भारतीय संघ को अर्ध संघ या अर्ध संघात्मक व्यवस्था की संज्ञा दिया है और एलेक्जेंड्रोविच ने भारतीय संघ को सच्चा संघ कहा है। अगला प्रश्न देखिए आ गया, किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है? तो सही उत्तर है केसी वियर। दोस्तों, केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है दोस्तों, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है और मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन और शक्तिहीन है जब तक कि कोई प्रभावशाली मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो और इसी के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण और मूल अधिकार ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से और अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए 4, 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय दिया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती?
तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में संविधान के आधारभूत संरचना या मौलिक स्वरूप का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और इसमें ये निर्णय दिया गया संवैधानिक पीठ द्वारा कि मौलिक स्वरूप में संशोधन नहीं कर सकता है संसद। और इसमें कई आधारभूत ढांचे की पहचान की गई है। तो मौलिक स्वरूप या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके मोरारजी देसाई, अशोक मेहता, जेबी कृपलानी या के संथानम। तो सही उत्तर है के संथानम। दोस्तों भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष के संथानम थे। इसकी स्थापना देखिए 1964 में की गई थी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सुझाव के लिए के संथानम समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो सही उत्तर है देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका डॉक्टर अरुणा आसफ अली थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया तो कुछ नेताओं को जेल जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में उसी एक वीरांगना नायिका अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन की गति दी। जेपी नारायण लोहिया आदि ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में अछूत उद्भव के लिए निम्नांकित में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सही उत्तर है अंबेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों के उद्धार की संभावनाएं धूमिल होती देखकर अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म को अपनाने की सलाह दी और उन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूत उद्भव के लिए दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा था? इराक, मिस्र, तुर्की या ईरान? तो सही उत्तर है तुर्की या टर्की। दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की मुस्लिम देश से संबंधित था और इसका भारतीय मुसलमानों पर नगण्य प्रभाव पड़ा था। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि 1908 में तुर्की में युवा तुर्क दल द्वारा शक्तिहीन खलीफा के प्रमुख का उन्मूलन समाप्ति का प्रथम चरण था और इस उत्तेजना ने खिलाफत को और व्यापक आंदोलन बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है बेंटले, लीकाक, कैटलिन या लास्की। तो सही उत्तर है दोस्तों एडवर्ड गार्डन कैटलिन। देखिए कैटलिन दोस्तों द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस उनकी महत्वपूर्ण कृति है और उन्होंने अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में यानी साइंस ऑफ पावर के रूप में परिभाषित किया है। तो सही उत्तर है कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है, एम.एन. राय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मार्क्सवाद, नव मानववाद, रूढ़िवादी मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद। तो सही उत्तर है नव मानववाद या न्यू ह्यूमैनिटेरियनिज्म। तो सही उत्तर है दोस्तों नव मानववाद। एम.एन. राय इनका समेकित वैज्ञानिक मानववाद, नव मानववाद या उग्र मानववाद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के लिए कितने तरीकों का उल्लेख किया है आपको बताना है। तो सही उत्तर है 40 तरीकों का। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के 40 तरीकों का जो है उल्लेख किया है और इसमें चोरी करना, पक्षपात करना, रिश्वत लेना, रिश्वत लेकर कोई काम करना, राजकीय धन से अधिक धन लेना, ये सभी रिश्वत या धन के गबन के तरीके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, सही है। भीष्म का शांति पर्व, सही है। मैकियावेली की राजनीति, ये सही नहीं है क्योंकि मैकियावेली ने द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज ग्रंथ लिखे हैं। राजनीति अरस्तु की कृति है और प्लेटो की द लाज, ये सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए राजनीति या पॉलिटिक्स अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मैकियावेली के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता क्या बताई है? ऑप्शन है प्राधान्य क्रांति, निष्क्रिय क्रांति, बुर्जुआ क्रांति या लघु बुर्जुआ क्रांति। तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता निष्क्रिय क्रांति बताई है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि फांसीवादी समाज में विरोध का सक्रिय और संगठित प्रतिरोध अत्यधिक जटिल होता है। इसलिए ग्राम्सी ने फांसीवाद की विशेषता निष्क्रिय क्रांति को बताया है। दोस्तों, ग्राम्सी के विचारों में, एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों में प्राधान्य या हेजेमनी की संकल्पना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फांसीवाद की विशेषता उसने निष्क्रिय क्रांति को बताया है। अगला प्रश्न है, साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में या एशियाटिक रूप में किसने अनुकूलित किया था? तो सही उत्तर है माओ से तुंग या माओ। दोस्तों, माओ का विश्वास मूलतः ऐसी क्रांति से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के द्वारा लाई जाए, और उनका ये विश्वास था कि चीन और दूसरे एशियाई देशों में वहाँ का कृषक वर्ग क्रांति लाने में समर्थ है। अगला प्रश्न है, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? जर्मन क्लास की दर्शन, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा या स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध है? तो सही उत्तर है राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी का महान मार्क्सवादी विचारक है और उसके अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है, और अंत में वो मार्क्स जो है वो स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी यानी राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था, जिसके लिए उसने क्रांति का सहारा लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है व्हाट इज टू बी डन, फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म, स्टेट एंड रिवोल्यूशन और इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म। तो सही उत्तर है फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म। दोस्तों, फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म के लेखक एंटोनियो एटिन बॉलिवर हैं। इनका संबंध फ्रांस से है, जबकि व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रिवोल्यूशन एंड इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म ये लेनिन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ऑप्शन बी लेनिन के द्वारा लिखी गई नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है जेम्स मिल, लास्की, जे.एस. मिल या फ्रीमैन। तो सही उत्तर है जे.एस. मिल। दोस्तों, जे.एस. मिल व्यक्तिवादी विचारक है। वो कहता है कि राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट करती है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र को कुंठित कर देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जे.एस. मिल के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, और स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिसकी इच्छा की जाती है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, जे.एस. मिल के बारे में जो सही कथन है वो कहता है कि आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, और सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, सही है, और स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, ये जो है मिल के अनुसार जो है सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, जिसको शॉर्ट में हम ऑन लिबर्टी कहते हैं। ये जे.एस. मिल की रचना है। जे.एस. मिल की रचना 1859 की है, और इस पुस्तक में मिल ने स्वतंत्रता की नकारात्मक संकल्पना प्रस्तुत की है, और मिल स्वतंत्रता को व्यक्तिपरक या विकास का पूरक मानते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी होता है, और स्वतंत्रता के बारे में जे.एस. मिल का मानना है कि स्वतंत्रता या व्यक्ति के कार्य जो हैं दो प्रकार के हैं, स्व विषयक और पर विषयक कार्य। अगला प्रश्न है, अपने किस पुस्तक में हीगल लिखते हैं कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? तो सही उत्तर है ये पुस्तक है दोस्तों फिलॉसफी ऑफ राइट, यानी दोस्तों अधिकारों का दर्शन। इसमें हीगल का प्रसिद्ध वक्तव्य है कि बौद्धिक ही वास्तविक है, रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है कि संपत्ति को विनियमित करने, उसको संरक्षण करने, ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉन लॉक। और आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार का जन्मदाता जॉन लॉक है। लॉक का मानना है कि व्यक्ति शांति और सद्भाव के साथ रहना चाहता है, जिसके लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। और इसमें लॉक ये मानता है कि संपत्ति को विनियमित करने और उसके संरक्षण के लिए दोस्तों
जो है शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण कथन है कि रिपब्लिक जो प्लेटो की कृति है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। दोस्तों, रूसो ने प्लेटो की रिपब्लिक की महानता का वर्णन करते हुए उसे कहा है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी या सभी समय में लिखी गई सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? सहमति का सिद्धांत, सीमित सरकार, निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत या राज्य की जैव अवधारणा। तो आप जानते हैं दोस्तों, देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए 1 और 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जॉन लॉक का योगदान सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार या संवैधानिक सरकार के रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम और सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। ये कथन, इसकी पैरवी किसने की है? हाब्स, रूसो, बेंथम और लॉक। तो सही उत्तर है रूसो। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ और शांति प्रेमी मानता है और वो कहता है पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की तरह वह पैदा होकर प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और इसके आधार पर कूट से आपको चयन करना है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत या जनरल विल आपका रूसो से संबंधित है। असीम प्रभुसत्ता या निरंकुश प्रभुसत्ता हाब्स का विचार है। सीमित सरकार से लॉक का संबंध है और नव राजनीति विज्ञान मैकियावेली से संबंधित है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है, देखिए आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा या तृष्णा शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? तो आप जानते हैं ये शिल्पकार। शासक, सैनिक और उत्पादक। प्लेटो जो है वो राज्य के 3 वर्ग मानता है, शासक, सैनिक और उत्पादक। शासक वर्ग में विवेक की प्रधानता होती है, सैनिक में साहस और उत्पादक या शिल्पकार में तृष्णा या बुभुक्षा की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है किसके बीच? तो सही उत्तर है लोगों में आपस में। जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में 2 समझौतों की बात करते हैं। पहला समझौता लोगों के आपस में होता है जबकि दूसरा समझौता जनता और संप्रभु के बीच होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प होता है? तो ये प्राकृतिक अवस्था के संबंध में थॉमस हॉब्स के विचार हैं। अगला प्रश्न है, जन भागीदारी संस्कृति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, जन भागीदारी संस्कृति तत्कालीन साम्यवादी शासन से संबंधित थी और ये मूलतः 19वीं शताब्दी में प्रकाश में आई थी। जन भागीदारी संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कथन किसका है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है और ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में कहा है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और ये सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जॉन रॉल्स के अज्ञानता के आवरण यानी व्हील ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। समाज में अपना स्थान, अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को नहीं जानता, ये आपका सही है। प्राकृतिक संपदाओं के वितरण और दक्षता में अपने भाग्य को नहीं जानता, ये भी सही है। और पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, सही है। और देखिए पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों पक्षकार जो है अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में जानते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं और वो अज्ञानता का आवरण और सामाजिक समझौते की बात करते हैं अपने न्याय में। और वो कहते हैं कि
दोस्तों, व्यक्ति का समाज में अपनी व्यक्तिगत स्थिति, वर्ग स्थिति और सामाजिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। और राल्स का न्याय सिद्धांत उसकी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में प्रकाशित हुई थी उसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिक प्रचलित था? तो सही उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तुलनात्मक राजनीति में दोस्तों परंपरागत उपागम अधिक प्रचलित था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए, सिद्धांतकार और उपागम। जॉर्ज एस सैबाइन ऐतिहासिक उपागम से संबंधित हैं, जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम से, लियो स्ट्रास दार्शनिक उपागम से और ग्राहम वालास ये मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा है कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ कर नहीं सकते हैं? ऑप्शन है हैंस सिंगर, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या हर्ष मंदर। तो सही उत्तर है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का कहना है कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ नहीं कर सकते। और अमर्त्य सेन ने व्यक्तियों के विकास के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करना आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है, एक बुक है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के पुस्तक के लेखक दोस्तों जीन ब्लांडेल हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण कृति है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फ्रांज फैनन की कृति है। फ्रांज फैनन प्रसिद्ध विचारक और मनोचिकित्सक हैं और इन्होंने फ्रेंच भाषा में पिउए नोइरे मास्क ब्लैंक्स 1952 की रचना का ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क अंग्रेजी रूपांतर है, जिसमें इन्होंने सामाजिक स्तर पर काले लोगों के मनोभावों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? देखिए, आदिम मॉडल, प्रदत्त मॉडल, जनादेश मॉडल या प्रतिरूप मॉडल। तो सही उत्तर है आदिम मॉडल। आदिम मॉडल प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है, बाकी जनादेश मॉडल, प्रदत्त मॉडल और प्रतिरूप मॉडल प्रतिनिधित्व के मॉडल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्ग को अनुकूलन बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है? तो दोस्तों सुम्पेटर मानता है कि समाज में जो है दोस्तों राजनीतिज्ञों का चरित्र बल ऊंचा होना चाहिए। इसके अलावा अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में प्रतियोगिता होनी चाहिए, प्रशिक्षित स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति होनी चाहिए, एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। तो दोस्तों एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली को सुम्पीटर लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्ग को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं मानता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नौ उदारवाद से संबंधित हैं? ऑप्शन है F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है हेयक, फ्रीडमैन और रॉबर्ट नाजिक नौ उदारवादी विचारक हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें यह मानना है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों ने यह अनुभव किया कि कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है ये विस्तृत कायदे और कानून को अनुचित कर प्रणाली लागू करके व्यक्ति की स्वतंत्रता में भारी कटौती करता है, और उन्होंने उदारवादी चिंतन में अहस्तक्षेप मूलक दृष्टिकोण को वापस लाने की वकालत की है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? व्यक्तिवाद, सर्वाधिकारवाद, आदर्शवाद या समाजवाद। तो ये है दोस्तों इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद। दोस्तों व्यक्तिवाद व्यक्ति के कार्यों में अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है। हर्बर्ट स्पेंसर, J.S. मिल, नाजिक, हेयक, फ्रीडमैन ये प्रमुख अहस्तक्षेपवादी विचारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पतंत्र का लौह नियम या आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की का सिद्धांत किसने दिया है? तो सही उत्तर है रॉबर्ट मिचेल्स। दोस्तों अल्पतंत्र का लौह नियम मिचेल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दिया है और इन्होंने जर्मन समाजवादी दल का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है मजबूत द्विदलीय प्रणाली, एक सुनिर्धारित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन या समाज में अल्प अंतर विरोध। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। विस्तृत भूभाग होते हुए भी अमेरिका में सामाजिक रूप से
बहुत कम अंतर्विरोध देखा जाता है, जिससे संविधान और उस पर आधारित नीतियों का नियमन विविधतापूर्ण समाज वाले देशों से तुलनात्मक रूप से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली बेहतर ढंग से इसीलिए कार्य करती है क्योंकि यहाँ समाज में बहुत कम अंतर्विरोध विद्यमान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? ऑप्शन है आपके जवाबदेहिता, कुशलता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता। तो सही उत्तर है, क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वतंत्रता। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का वर्णन फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने दिया है और वो कहता है कि सरकार के तीनों अंगों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन पृथक्करण होना चाहिए और इससे व्यक्तियों के स्वतंत्रता में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई या प्रांत के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर यूएसए में। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन यानी सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और प्रत्येक इकाई यानी प्रांतों को द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों, लॉर्ड सभा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संसद विश्व में जो है सबसे महत्वपूर्ण या संसदों की जननी मानी जाती है और लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जाता है और लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका कौन सी है? भारतीय संसद, अमेरिकी कांग्रेस, स्विस विधायिका या ब्रिटिश संसद? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद। दोस्तों, ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली विधायिका मानी जाती है और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है और ब्रिटिश संसद की शक्ति के बारे में डी लोम का कथन है कि ब्रिटिश संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता यानी लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के मध्य भेद किसने किया था? तो सही उत्तर है एवी डायसी ने। दोस्तों, एवी डायसी ने कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था और डायसी के अनुसार राज्य की संप्रभुता के दो रूप हैं जिनको वह कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं और डायसी का कहना है कि राजनीतिक संप्रभुता कानूनी संप्रभुता के पीछे वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आगे कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन को। सही उत्तर, जॉन ऑस्टिन अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करते हैं और उनका कहना है कि समस्त अधिकार कानून द्वारा सृजित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना क्या है? तो दोस्तों, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना ये है कि ये मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे, हालांकि समाज से पूर्व और समाज से इतर किसी भी प्रकार के अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता है और आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ने भी इस मान्यता को स्वविरोधी कहकर ठुकरा दिया है। तो दोस्तों, नैसर्गिक अधिकारों की आलोचना इसी आधार पर की जाती है क्योंकि नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत में ये माना जाता है कि अधिकार समाज से पूर्व मौजूद थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों के बीच किसे वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जॉन राल्फ, मिशेल फुकॉल्ट, डोरेक पारफिट या माइकल सेंडल? तो सही उत्तर है माइकल सेंडल। दोस्तों, माइकल सेंडल को वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और दोस्तों ये देखिए, ये सामुदायिक आलोचना वितरणात्मक न्याय के लिए महत्वपूर्ण विचारक हैं। अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ये कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स या ग्रामसी? तो सही उत्तर है ये कथन अरस्तु का है। दोस्तों, अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है, राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य सरकार की आत्मा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें दो वर्ग पाए जाते हैं, एक शासक और दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग शोषक होता है और शासित वर्ग जो है शोषित होता है।
अगला प्रश्न है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की? पुनर्जागरण, परिषदीय आंदोलन, ज्ञानोद्दीप्त काल या पांडित्यवाद? तो सही उत्तर है परिषदीय आंदोलन। दोस्तों, मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था और राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। यह इस विचार की पुष्टि करती है, परिषदीय आंदोलन, कि चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का या अवतरण है? ये कथन हीगल का है। दोस्तों, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है। हीगल प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं। इन्होंने राज्य को आत्मा का बृहद रूप माना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, सूची के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक किस क्रम में प्रकाशित हुई है। प्रकाशन का कालानुक्रम बताना है। तो देखिए, इसमें एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये लास्की की रचना है 1925। तो एक तो हो गया ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक जो हैं लास्की है 1925 में। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन जो है ये दोस्तों फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक है, 1989 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की पुस्तक है, सन 1690 में। और अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट नाजिक की, 1974 में प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पुरानी पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1690। उसके बाद 1925 यानी ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। द एंड ऑफ हिस्ट्री ये 1989, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 और उसके बाद द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? संघात्मक, संसदात्मक, एकात्मक या सभी सरकारों की? तो सही उत्तर हो जाएगा नौकरशाही वर्तमान में सभी प्रकार की सरकारों का महत्वपूर्ण अंग और मशीनरी है। अगला प्रश्न है, सुशासन या गुड गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है? जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता, सरकार एवं समाज में सहयोग, और सभी सही हैं। सही उत्तर है सुशासन दोस्तों जनता केंद्रित प्रशासन है, जिसमें जनता के हितों में कार्य करना, जनसहभागी प्रशासन, उत्तरदायित्व, दक्षता और पारदर्शिता आदि को प्रशासनिक लक्ष्यों पर जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, ये किसने कहा है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है? ये राजनीति का विषय है। तो सही उत्तर है ये पुस्तक लासवेल की है। लासवेल की पुस्तक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसमें लासवेल ने स्पष्ट किया है कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो है आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।